तो भाई क्वेश्चन का जो टारगेट रहना चाहिए कि एक दिन में हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए लगभग, तो बेटा मैं आपको बताऊं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास 4 महीने हैं। कैसे आपको पढ़ाई करनी है? प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डेली, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है न्यूमेरिकल की। उसके पीछे कारण ये भी है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन। आपको पता है मैट्रिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। देखो, सबसे पहले बात भाई, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि अब हमें बचे हुए 6 महीनों को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है और जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट तक ही बढ़िया स्कोर करना है। यानी क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ होगी बेटा कि हम लोगों को आगे पढ़ना कैसे है, ये बातें हमें क्लियर करनी है। टाइम अब ज्यादा नहीं है, लगभग 6 महीने का टाइम है और इस 6 महीने के अंदर हमें कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है? केवल नोट्स पढ़ने हैं, केवल डीपीपी लगानी है या पीवाईक्यू करने हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली अगर जाने 2027 की जो टेंटेटिव डेट्स रहने वाली हैं आपकी जेईई मेंस की, वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी, अप्रोक्सीमेट 20 से 29 जनवरी के बीच में आती है और फरवरी के पहले हफ्ते तक या उससे भी पहले ये समाप्त हो जाती है। सेकंड अटेम्प्ट जो होता है बेटा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होता है। अप्रोक्सीमेट डेट जो रहने वाली है 2027 में वो 2 से 9 तक रहने वाली है। साथ ही साथ मैंने जो पूरा संस्करण है, पूरे 6 महीने हैं, उन 6 महीनों को मैंने 4 फेज में बांटा है बेटा, कि किस तरीके से हम लोगों को अगर अब से भी स्टार्ट करना है पढ़ाई करने के लिए, अब से भी हमें आईआईटी का सपना पूरा करना है, तो हमें किस किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसमें बेटा 4 फेज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 मैंने बनाया है जुलाई से लेकर अक्टूबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास 4 महीने हैं। कैसे आपको पढ़ाई करनी है अलग तरीका होगा। नवंबर, दिसंबर में कैसे पढ़ाई करनी है ये अलग तरीका होगा। और एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम तो आपका क्या होगा 20 जनवरी के बाद ही होगा, उससे पहले जो जनवरी का टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो बारे में हम बात बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को ना अक्टूबर तक अपना जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर देना है। कोशिश करनी है कि बैकलॉग ना बने। हमारे जो क्लास में, जैसे आप कहीं से भी कोचिंग करते हो, कहीं से भी पढ़ाई करते हो, किसी भी बैच में पढ़ते हो, उस क्लास के नोट्स अच्छे से बने हो, जितने लेक्चर उस पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ाए गए हैं वो लेक्चर आपके कवर हो, हर टॉपिक क्लियर हो, बस। ठीक है। फिर दूसरी चीज है रिवीजन हाई वेटेज चैप्टर का, यानी फिर हमें यह देखना है कि भाई किस किस चैप्टर का हाई वेटेज आता है, उसका रिवाइज करते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं ताकि वहां से नंबर ना जाए। ठीक है। फिर बात है पीवाईक्यूज, रिमेनिंग सिलेबस, अगर कोई सिलेबस बचा रह गया, कोई चैप्टर रह गया, तो उसको हम थर्ड फेज में कवर कर लेंगे। और मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के लिए हम लोग लास्ट में जनवरी पर ध्यान देंगे, जहां पर हम लोग सब कुछ काम कर चुके होंगे। केवल और केवल हमारा काम रह जाएगा टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन। ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की स्ट्रेटजी में आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिक्स और बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा पोर्शन आता है। ठीक है। तो इन हाई वेटेज चैप्टर पर आप लोग फुल फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप रखेंगे करके। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डेली, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है न्यूमेरिकल की। उसके पीछे कारण यह भी है, आप लोगों को 3 घंटे मान लो पेपर जमा करना है, किसी वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ गए या कोई थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है बेटा। जब आप इन चैप्टर में थोड़ी महारत हासिल रखोगे करके, तो आपका जो टाइम है वो मैनेज होगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल से डर कम लगेगा और न्यूमेरिकल्स के यूज टू हो जाओगे आप। फिर बात करते हैं रिवाइज यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस फॉर इजी मार्क्स, मतलब हम लोगों को यह भी रिवाइज करना है कि कहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कैसे कैसे हर साल उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी एरर से बचते हुए, क्योंकि आप लोग जब भी किसी बैच में पढ़ते होंगे तो आप रेगुलर टेस्ट जरूर देते होंगे। जब रेगुलर टेस्ट देते होंगे उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग या कभी कभी 3 घंटे में एग्जाम ना होना, ये सारी चीजें आती हैं। तो बेटा अपने एरर के मार्जिन को भी कम करना है। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एरर का, इसको भी आराम से पढ़ना है। बात करते हैं केमिस्ट्री की भाई। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक 3 भागों में मैंने बांटा हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
इनऑर्गेनिक की जान है, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक की जान है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चैप्टर बता देता हूं, वह है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आप रासायनिक बंधन भी कहते हो। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको इन 3 चैप्टर में महारत हासिल है, तो अगर टोटल फिजिकल के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन भी आए, हालांकि क्या है कि जेई के पैटर्न में जरूरी नहीं कि 8-9 ही आए, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो जो ज्यादा पोर्शन होता है ना बेटा इनऑर्गेनिक में कहीं से क्वेश्चन आने का, तो वो 3 चैप्टर यही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी संकुल यौगिक, आवर्त सारणी और केमिकल बॉन्डिंग। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने तो देखो आपको सारे हैं, पढ़ने के लिए मैं मना कर रहा हूं कि भाई आपको पढ़ना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, किसी किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान होते हैं, किसी किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल टफ होते हैं। जैसे रिडॉक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल क्या है, आसान है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है, या ऑक्सीकारक अपचायक पूछ सकता है, या भाई अभिक्रिया की बैलेंसिंग पूछ सकता है, या ग्राम तुल्यांक के ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। वो चीजें फिर भी आसान है, उसमें हार्ड कैलकुलेशन नहीं, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है। परमाणु संरचना है, वो चैप्टर भले ही आपका बड़ा हो, वहां से क्वेश्चन आता भी है, पर मेरा मेन पोर्शन क्या है कि जो कठिन कैलकुलेशन है वो पहले ही हो जानी चाहिए। उसके लिए उस टाइम का वेट मत करना कि एग्जाम आने वाला है और फिर हम लास्ट में कठिन वाले क्वेश्चन करने लग रहे हैं, नहीं, पहले पोर्शन में कवर होनी चाहिए। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट में आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें कैलकुलेशन में जान लगती है। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैलकुलेशन हैवी होती है, इनकी न्यूमेरिकल स्पीड पर काम करें। जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमाणु संरचना को छोड़ दें, विलेन चैप्टर को छोड़ दें, ठीक है, या रासायनिक बलगतिकी को छोड़ दें। वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ट्राई करते रहना है, ठीक है। और आप लोग जैसे जैसे आप धीरे बढ़ोगे जर्नी में आगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई पैटर्न है, ज्यादातर रसायन क्या आपका रासायनिक बलगतिकी पे ज्यादातर क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको केवल एक क्वेश्चन नहीं, हो सकता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिले। आपकी अम्लीय शक्ति, क्षारीय शक्ति, नाभिक सामर्थ्य, या इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उनमें नाभिक और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, एरोमेटिसिटी इसके अंदर आती है, ठीक है। विद्युत आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं, प्रेरण, प्रभाव, अनुनाद और अतिसयुग्मन। तो सारी चीजें आपकी जीओसी में मैक्सिमम आती है। आपकी किस्मत में अगर रहा तो यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन, जो फंडामेंटल रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, वो बिल्कुल अच्छे से करके जाएं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म का काम करें और रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं। लेकिन ये उनके लिए है एनसीईआरटी जो मान लो कोचिंग नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे ना, कोई भी आपको पढ़ा रहा होगा, तो बेटा वो अध्यापक एनसीईआरटी को ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे। अगर उन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी को कवर कर रखा है तो आप केवल उनके नोट्स पढ़ें, ठीक है, उस नोट्स में सफिशिएंट होगा। लेकिन क्लास में पढ़ाई हुई हर चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब माथे पे लिख देना कि क्लास में पढ़ाई हुई चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें भाई ध्यान रखना। एनसीईआरटी उनके लिए है जो मान लो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और अभी भी केवल स्कूल जा रहे हैं, उनको आईआईटी में देना है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करके केमिस्ट्री अपनी अच्छी कर सकते हैं। अब देखो भाई मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में सबसे हाई वेटेज कैलकुलस का है और 24 से 28 नंबर की जो है कैलकुलस आती है बेटा। तो जो अपने इंटीग्रल, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चन है, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन लगाओ और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे तराश के रखो कि जब अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी तरीके से हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 से 12 नंबर की आती है भाई। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन को अच्छे से कवर करके जाए। अलजेब्रा 35 से 44 नंबर का आता है, 35 से 44 नंबर का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन, आपको पता है मैट्रिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है कि नहीं। आप भी सोच रहे होंगे सर जी आप मैथ्स का कैसे जानते हो, पेपर तो हम भी देखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा को कवर करके जाए भाई। वेक्टर और 3D को अच्छे से करके जाए। 11 नंबर की लगभग जो है इसका वेटेज रहता है। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, इनको अच्छे से कवर करके जाना है। फिर बात करते हैं भाई आगे कहानी
कि सर हमें पढ़ना कितना चाहिए, कितनी देर तक हमें पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, आपको यह मान के चलना है कि अगर 24 घंटे एक दिन में होते हैं तो हमें 12 घंटे पढ़ाई को देने हैं। अब आप सोचोगे सर हम लोग क्लास के अतिरिक्त, मतलब जिस भी आप बैच में पढ़ते हो या किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो या कुछ कहीं से भी, मेरा कहने का मतलब यह है टोटल जो आपका मार्जिन होना चाहिए 24 घंटे में से वो 12 घंटे का पढ़ाई में होना चाहिए, जिसमें मान लो 5 या 6 घंटे आपके क्लासेस को लग गए, लेकिन 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। और रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि आज खाली मैथ्स चल रहा है, कल फिजिक्स चल रही है, फिर केमिस्ट्री ना। 2 घंटे आप हर दिन केमिस्ट्री को दो, 2 घंटे आप हर दिन मैथमेटिक्स को दो, 2 घंटे हर दिन आप फिजिक्स को दो। यह सोच के नहीं चलना है कि कोई सब्जेक्ट इजी है और कोई सब्जेक्ट टफ है। अगर आपने मान लो ऐसा हुआ कि कोई सब्जेक्ट वास्तव में इजी है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप लगे रहे अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, तो जब बेटा पेपर होगा ना, तो इजी जो सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चन भी तुमसे नहीं हिलेंगे। डर के मारे, भीड़ के मारे, आईआईटी का प्रेशर होता है भाई, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो इजी जो सब्जेक्ट है उसके भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और तुम लगे रहोगे नहीं हार्ड करेंगे तो ही आईआईटी में जाएंगे। यहां पर हार्ड या यहां पर मजदूरी वाला काम नहीं होता बेटा। आईआईटी के अंदर जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो, आईआईटी के एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हो, तो आप लोगों को अपना स्मार्ट माइंड भी यूज करना होता है, स्मार्ट ट्रिक्स भी यूज करनी होती है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है तो उस पर काम करना चाहिए भाई। अपने नंबर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं तो उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं बड़ा टफ क्वेश्चन में। वो अंदर से एक टाइम के लिए इंसान को खुद अच्छा लगता है, पर रिजल्ट में ये नहीं पूछता कोई कि तेरे नंबर इसमें ज्यादा थे या कितने कम थे, तूने कौन सा क्वेश्चन किया था, टफ किया था, इजी किया था। लास्ट में पूछे जाते हैं नंबर, उससे बनता है परसेंटाइल और आपको मिलते हैं कॉलेज। तो प्लीज किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद ना करें और किसी भी सब्जेक्ट को डिमीन ना करें, सबको बराबर इज्जत दे और उनसे ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। तो भाई क्वेश्चन का जो टारगेट रहना चाहिए कि एक दिन में हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए लगभग, तो बेटा मैं आपको बताऊं, क्लास के अंदर अध्यापक आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो उदाहरण करा रहे हैं, वो तो आप करो ही करो, उसके अतिरिक्त आपको लगभग 100 क्वेश्चन प्रतिदिन करने चाहिए। अब उन 100 क्वेश्चनों को आप कैसे कैसे बांटोगे वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई सर मैंने 35 क्वेश्चन तो मान लिए फिजिक्स में है, ठीक है, मैंने 35 क्वेश्चन मान लिए भाई मेरे केमिस्ट्री में है क्योंकि थोड़ा सा आसान, मतलब बाकियों की तुलना में थोड़ी आसान है, और भाई मैं 30 क्वेश्चन तो कम से कम मैथमेटिक्स के मानूंगा। हालांकि ये आप बदल सकते हो, आप इसके 35 कर लो, इसके 30 कर लो, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है कि पूरा दिन कैलकुलेशन करने में जा रहा है, तो आप इधर से 30 कर लो, उधर 35 कर लो, पर प्रतिदिन एक छोटा छोटा टारगेट जो है वो अचीव करना है। ये सोचना है कि टारगेट हमें उस दिन अचीव नहीं होगा जिस दिन हमारा आईआईटी का एग्जाम होगा। आज से ही हमें छोटे छोटे टारगेट जो है अचीव करने हैं, और ये छोटे छोटे टारगेट ही जब आप अचीव करते जाओगे तो धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, और धीरे धीरे जब ग्रोथ करोगे तो आप आईआईटी के अंदर अपने आप को पाओगे, ठीक है। एरर नोटबुक जरूर बनाएं। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो ना बेटा, तो मॉक टेस्ट में बहुत बार नेगेटिव मार्किंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि यार हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो हुआ है पर फिर भी यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे, या ये क्वेश्चन में मुझसे दिक्कत हो गई, गलती हो गई। ये पता है कैसे है, मतलब किस फीलिंग के साथ मैं बताना चाहता हूं। मान लो तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, किसी पहाड़ की चोटी पर, आईआईटी कोई कम छोटी बात तो है नहीं, आपका मन भी करेगा उस चोटी की तरफ जाने के लिए, आप चाहोगे कि मैं एक दिन उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता हूं। इमेजिन करना किसी पहाड़ को देखकर यही फील होता है, लेकिन चोटी को देखकर कभी यह नहीं पता लगता कि रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कितनी खाइयां हैं, कितनी दिक्कतें हैं। अगर आपको वो दिक्कतें पता लग जाए तो आपका जो सफर है ना वो बहुत आसान हो जाए। जैसे जिस रास्ते से आप डेली चलते होंगे तो उस रास्ते के आपको यह भी पता है कि यहां पर ये गड्ढा है, यहां पर ये पुलिया है, यहां पर ये पत्थर है, यहां पर ये कंकड़ है, और आप बच बुचा के निकल जाते हो, है कि नहीं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा फंस जाए जो आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, और आपने उस पर काम ही नहीं किया, तो वो क्वेश्चन खुद तो तुम्हारे डुबाएगा ही डुबाएगा। आगे के 3-4 क्वेश्चन जो सही भी होने वाले होंगे ना आपके, उनके लिए भी टेम्परामेंट खराब कर देगा आपका, आपको डराएगा, और आपका जो होता ना कि पेपर में जाके एकदम से बुखला जाना, परेशान हो जाना, या एकदम से डर जाना, प्रेशराइज होना, ये सारी संभावना भी बनती है। इसके लिए आवश्यक है कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें, मान लो कोई भी आपका रेगुलर मॉक टेस्ट है, चाहे आपकी क्लास का हो या कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, उस मॉक टेस्ट के बाद
जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो या जो आपसे गलत हुए या जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, ठीक है, वो आपको बेटा जी एक सेपरेट नोटबुक में लिखने हैं, उस पर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप ये करते जाओगे तो आपका जो इंप्रूवमेंट है वो और अच्छा होता चला जाएगा। संडे के लिए एक प्रोटोकॉल है मेरा, जब कभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, तो हमारा मन करता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें ताकि हमारे कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ जाए। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ अलग करने से कुछ अलग हो जाएगा। देखिए, संडे को इस तरीके से मना के चलो कि पहले से ही हम लोग ऐसे फैले हुए हैं, हमारा पहले ही बहुत कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या सोचता है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो तुम्हें क्या मैसेज कर रहा होता है कि भाई दोस्त यार मैं तो कुछ पढ़ नहीं रहा, तू भी पढ़ के भी क्या करेगा। कई बार होता है ना, नेगेटिव लोग आपकी सराउंडिंग को खराब करते हैं। किसी की मत सुनो, किसी के कहे पे ये मत चलो कि ये बुक कर लो, ये बुक कर लो, तुम्हारा आईआईटी में हो जाएगा। नहीं, रंग बिरंगी बुक करने से कोई आईआईटी नहीं मिलता। आप एक दिन ये बुक पढ़ते हो, एक दिन ये बुक पढ़ते हो, एक दिन वो बुक पढ़ते हो, और पढ़ते आप कुछ नहीं। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी बुक में एक्सपर्ट नहीं बनोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। तो इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि जो भी आपके बैकलॉग हो, जो आप लोग क्वेश्चन पहले करते हैं, उन्हीं को रिवाइज करो। किसी चैप्टर को पकड़ लो कि भाई संडे मुझे 2 चैप्टर रिवाइज करने, तो उसी पर काम करते रहो, ठीक है। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराने हफ्ते का बैकलॉग क्लियर करें और मॉक टेस्ट दें, जितने आप दे सकते हो मॉक टेस्ट संडे को जरूर दें, ठीक है भाई। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था ओवरऑल, किस तरीके से आपको जो है अगले 6 महीनों की तरफ देखना है। और जब आप मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई हमारा जो टाइम आ चुका है अब उसका जनवरी का या दिसंबर के लास्ट का, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हुए लालच मत करना, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं देख रहा इसमें, टेस्ट सीरीज में मेरा कोई बिकने वाली बात नहीं है। कहीं से भी आपको लोकल लगे या आपके पास मटेरियल हो, जी ज्यादा से ज्यादा जो है आपको टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना बढ़िया होगा। टेस्ट दो, क्वेश्चन लगाओ, उसको गलतियां चेक करो, और बेटा फालतू का नहीं पढ़ना है। फालतू का मतलब ये होता है ना कि मान लो मैंने 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पढ़ा और फिर मैं दोबारा 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहा हूं, फिर मैं तीसरी बार 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहा हूं और मैं क्वेश्चन लगा नहीं रहा हूं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ज्यादा सीधे जाकर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सीधे एग्जाम में ही क्वेश्चन लगाएंगे ना, एग्जाम में कर लेंगे हम क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस प्रोसीजर से चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। अगर हिल भी गए तो टाइम इतने ले लेंगे कि आप 1-2 क्वेश्चन ही करने में रह जाओगे, आगे 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में जाएं और तब कहोगे अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपका रिवीजन हो जाए मान लो अक्टूबर तक, उसके बाद आपके बैकलॉग कवर कर लो नवंबर तक, फिर आपके बाद दिसंबर और जनवरी बचता है, उसमें भर भर के मॉक टेस्ट, भर भर के टेस्ट सीरीज, भर भर के टेस्ट और क्वेश्चन करो। अगर रिवीजन भी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन के थ्रू होना चाहिए। मान लो तुमने कहा कि भाई मैं तो आज केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना चाहता हूं, अरे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन लगाओ सीधे 250-300, हाँ अब क्वेश्चन हो गए सीधे, सारी बात हो गई। तो चलिए भाई, यही छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था आप लोगों को, ठीक है, आज की इस वीडियो में। और आशा करता हूं आपके लिए फायदेमंद हुई होगी और आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों के लिए, बहुत सारी विशेष आपके लिए कि आपका जो सपना है आईआईटी का 2027 में वो जरूर पूर्ण हो। तो मिलते हैं बेटा कभी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।